We are starting the third part of this Hodgkin lymphoma, and in which we mainly focused on the image portion or the image sections and histopathological examination of this Hodgkin lymphoma. और इस Hodgkin lymphoma में हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस किए थे कि ये मतलब RS सेल और Hodgkin lymphoma क्या होता है, फिर इसके बाद से वो कैसे एक पैथोजेनेसिस जो है वो डेवलप करता है, कैसे ये पूरी तरह से ये कैंसर कैसे डेवलप होता है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन उसमें एन आर्बर स्टेजिंग और जिसमें क्लिनिकल फीचर्स जो है वो नॉर्मली हम क्या किए थे उसमें डिस्क्राइब किए थे। और जो थर्ड पार्ट है इसमें हम इसका क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ इमेजेस हम क्या करेंगे और इसका ट्रीटमेंट को भी इसमें हम साथ में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हॉजकिन लिम्फोमा, तो हॉजकिन लिम्फोमा के दो पार्ट में आप क्लासीफाई कर दिए। एक होता है क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा और एक होता है नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा। अगर हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल होता है वो नॉर्मली आपके चार टाइप का होता है। एक होता है लिम्फोसाइटिक रिच, एक होता है मिक्स्ड सेलुलरिटी, एक होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस, एक लास्ट जो होता है वो होता है लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड। एंड द नॉन क्लासिकल is mainly classified into only one part which is known as lymphocytic predominant condition। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल जो हॉजकिन लिम्फोमा है इसमें कुछ जो है CD मार्कर्स जो हैं कुछ इसमें पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि मान कर सकते हैं जैसे कि इसमें जो है CD जो 15 है या 30 है ये दोनों पॉजिटिव हैं, CD 15 एंड 13 आर पॉजिटिव। लेकिन वही जो नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा की अगर हम बात करें तो CD जो 15 और 13 है वो इसमें मतलब वो पॉजिटिव नहीं होते, वो निगेटिव होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोनों के अगर बारे में हम जानकारी लेना है तो हम ये देख सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं एक तरफ का ये जो है PAX5 पॉजिटिव होते हैं और CD45 जो है वो भी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि नॉन क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा में तो इसमें क्या होता है कि ये जो है CD20 पॉजिटिव होता है और जो है BCL6 पॉजिटिव होता है। BCL6 जीन है वो भी क्या होता है ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसमें ये पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि मोस्ट कॉमन अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन इन इंडिया जो है वो है आपका मिक्स्ड सेलुलरिटी। लेकिन अगर नोडुलर स्क्लेरोसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट कॉमनली ये किधर सीन होता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो नोडुलर स्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइटिक रिच तो लिम्फोसाइटिक रिच में क्या है कि नॉर्मली आप देख रहे हैं कि जो इसका सेल है जिसको हम RS सेल्स में कहते हैं, लेकिन इसमें RS सेल की कुछ ना पैटर्न्स जो है उसमें कुछ चेंजेज आए हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके बैकग्राउंड के बेसिस पे कि इसके बैकग्राउंड में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं और मतलब जो नॉर्मल RS सेल है तो उसके बैकग्राउंड में क्या प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे क्या हुआ है कि इनका जो है क्लासिफिकेशन है। तो मेनली मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं कि इस RS सेल के साथ जो है नॉर्मली क्या होता है हम लोग आउल आई अपीयरेंस, इसमें आउल आई अपीयरेंस आपको नहीं दिख रहा है। और सिंपल सी अगर हम बात करें तो इसमें लिम्फोसाइट तो है नॉर्मल, ये क्या है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं मोनोन्यूक्लियर RS सेल। इसका एक और कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं हॉजकिन सेल। ये हमें इसलिए हम ये डायग्रामेटिकली बनाए हैं कि ये आपको आसान होगा ये समझने में। आपको जब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब इसका इमेज दिखाएंगे अगला तो आपको ये सब समझने में आसानी होगा। और लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो सराउंडिंग जो ये आपको लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और एक लिम्फोसाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मेनली जो लिम्फोसाइट्स वो चेंजेस होते हैं। ये जो है यहाँ पे T लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है B लिम्फोसाइट्स का पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा है, B लिम्फोसाइट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मिक्स्ड सेलुलरिटी में अगर हम बात करते हैं तो इसके बैकग्राउंड में मोनोसाइट्स भी आपको दिख जाएंगे, लिम्फोसाइट्स भी दिख जाएंगे, इस्नोफिल्स भी दिख जाएंगे। और जो इनका ये जो फीचर्स है इस्नोफिलिक क्या हो सकता है, इस्नोफिलिक जो न्यूक्लियोलाई है ये हमें
देखने के लिए मिलता है। इसमें मोनोसाइट्स भी सराउंडिंग में चाहे बैकग्राउंड में प्रेजेंट होंगे, स्नोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे, मोनोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये अपना क्लिनिकल फीचर्स जो शो करना होगा वो अपना दिखाएगा। नोडुलर स्क्लेरोसिस जो है मोस्ट कॉमन वर्ड है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं कि जो हॉजकिन लिम्फोमा और क्लासिकल जो फॉर्म है वो एप्स्टीन बार वायरस जो EBV वायरस का इन्वॉल्वमेंट करता है, लेकिन जो है लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट जो है नॉन क्लासिकल ये एप्स्टीन बार वायरस को फॉलो नहीं करता है, मतलब इस एप्स्टीन बार वायरस का कोई इसमें रोल नहीं है। लेकिन जो नोडुलर स्क्लेरोसिस है ये भी एक ऐसा है जिसमें कोई हम लोग एप्स्टीन बार वायरस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सेप्शन में है और सबके कंपैरिजन। इसमें क्या होता है कि जब हम उसको अगर मान लीजिए कि जब कोलेजन बायफ्रिंजेंट अगर हम कराते हैं, ठीक है, तो कोलेजन बायफ्रिंजेंट ये जो कोलेजन्स का जो इसमें डिपोजिशन है, जो कोलेजन्स बैंड्स बने हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जब आप सेल निकाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आप क्या किए हैं कि उस सेल पे आप फॉर्मेलिन डाल रहे हैं, तो फॉर्मेलिन डालने के बाद क्या होगा, जो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो किधर पेरिफेरी की तरफ जाने लगेंगे। पेरिफेरी के पास जाने के बाद क्या हो जाएगा कि नॉर्मली जो सेंटर जो सेल है वो एक खाली की तरह दिखेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लैकुनर सेल। और इसको हम कह सकते हैं जो ये कोलेजन बैंड है वो क्या है, कोलेजन बायफ्रिंजेंस। ठीक है, और एक तरह का जो ये आप देख रहे हैं वो क्या है, ये फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेलिन आर्टिफैक्ट है। ठीक है, फॉर्मेलिन फिक्सेशन आर्टिफैक्ट जो है ये नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप FNAC करते हैं, तो जब भी अगर आप FNAC कीजिएगा तो ये जो है आपको FNAC पे कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये शो कब करेगा, जब आप इसको जैसे कि आप उसके सेल्स वो लेते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें जैसे फॉर्मेलिन डालते हैं तब ये हमें ये लैकुनर सेल दिखता है, तब दिखता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेलिन से ही ये मतलब डेवलप करता है। ऐसे अगर हम इसका FNAC कर दें तो हमें ये नहीं शो होगा। ठीक है, तो ये FNAC पे कभी भी नेवर कभी ये शो नहीं हो सकता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जैसे इम्यूनो डिप्लीटेड में, तो अगर मान लीजिए वो पेशेंट पे टोटली इम्यूनो डेफिशिएंट है, तो इम्यूनो डेफिशिएंट में जो RS सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो चेंजेस हो जाते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़ में। जो RS सेल है वो किस में चेंज होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ में ये चेंज हो जाते हैं। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें मॉमिफाइड RS सेल। ठीक है, अगर और जो लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें हम बताए हैं कि कोई एप्स्टीन बार वायरस का इसमें प्रीडिस्पोजिशन चाहे फैक्टर नहीं है, और जो इसमें जो है लिम्फोसाइट्स है वो मेनली आपको बी लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट रिच में क्या है, वो इसमें T लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, और जो बात कर सकते हैं जैसे कि इसमें क्या होता है, जब ये सेल आपको टिपिकल पैटर्न दिखाता है जिसको कहते हैं पॉपकॉर्न सेल्स, ये शो करता है पॉपकॉर्न सेल। और ये पॉपकॉर्न सेल अगर बात करें तो ये मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम PAX5 पॉजिटिव है। PAX5 पॉजिटिव तो हम इसके पहले भी पढ़े थे क्लासिकल में भी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर PAX5 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका लिम्फोसाइटिक जो प्रीडोमिनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, और भी जैसे कि मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए CD20 पॉजिटिव है, EMA पॉजिटिव है, फिर CD45 हो गया, चाहे OCT2 हो गया, चाहे BOB2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं थोड़ा, जैसे मान लीजिए कि अब आप आते हैं, जैसे देखिए रीड स्टिंगबर्ग सेल्स की अगर हम बात करते हैं कि ये कैसा होता है रीड स्टिंगबर्ग सेल, तो आप देख सकते हैं टिपिकल आउल लाइक अपीयरेंस आपको ये दिख रहा है, और ये न्यूक्लियस दिख रहा है, और इस सेंटर पे क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोलाई दिख रहा है। तो ये टिपिकल रीड स्टिंगबर्ग सेल है।
लिम्फोसाइटिक रीच की जो हम बात करते हैं, लिम्फोसाइटिक रीच में हम क्या कहे थे कि आपको जो है सराउंडिंग में ये जो आप देख रहे हैं एक सिंगल जैसे देख रहे हैं, आपका इसका नाम क्या है बताए थे, हॉचकिन सेल, ठीक है, हॉचकिन सेल चाहे मोनो न्यूक्लियर आरएस सेल के सराउंडिंग क्या है, सब मोनो आरएस सेल के सराउंडिंग ये सब क्या है, टी लिम्फोसाइट्स, और ये टी लिम्फोसाइट जो है CD3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जैसे कि लिम्फोसाइटिक डिप्लेटेड कंडीशन जो है, ये आपको हम बताया था कि ये इम्यूनोडेफिशिएंट कंडीशन में आपको दिखता है, तो जो आरएस सेल है वो आपको एक ममीफाइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाएं पिक्चर में, ममीफाइड कंडीशन में ये क्या हो गया है, चेंजेज हो चुका है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ममीफाइड आरएस सेल, ये आपको किस में दिखता है, लिम्फोसाइटिक डिप्लेटेड कंडीशन में। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट, तो लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट में ये आप नाम जानते हैं पॉपकॉर्न, ठीक है। तो ये जो पॉपकॉर्न सेल्स जो हैं, ये पॉपकॉर्न सेल्स किस में दिखते हैं, देखिए आपको टिपिकल पॉपकॉर्न सेल इसमें दिख रहा है, ये आपको नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट में। और इसमें जो आप ये लिम्फोसाइट देख रहे हैं, ये कौन से लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। और नोडुलर स्क्लेरोसिस के बारे में अगर जब हम बात करते हैं, तो नोडुलर स्क्लेरोसिस में देखिए यहाँ पे आर्टिफैक्ट बना है यहाँ पे, और जो कोलेजन का जो बैंड है, ये देखिए जो आपको पिंकिश कलर का दिख रहा है, ये कोलेजन बैंड्स जो है वो इसमें थिक है। तो ये नॉर्मली कोलेजन बैंड्स किस में दिखता है, नोडुलर स्क्लेरोसिस में, ये क्या है, कोलेजन बैंड्स, ठीक है। और नॉर्मली जब ये कोलेजन बैंड जब हम इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यूज करते हैं हम फॉर्मेलिन, तो ये फॉर्मेलिन किस में इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको लैक्यूनार सेल में, किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्यूनार सेल में, जो कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्मेलिन फिक्सेशन आर्टिफैक्ट। मिक्स सेलुलरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो हम आपको बताए थे जैसे ये पिंकिश स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या है, इस्नोफिल, और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, देखिए ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। और नॉर्मली आपको ये इसमें जो सेल दिखते हैं हॉचकिन लिम्फोमा में इस्नोफिलिक न्यूक्लियोलाई के साथ, जैसे आरएस सेल हम बताए थे, आरएस सेल, लेकिन उसके बैकग्राउंड को देख के हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, क्लासिकल है या नॉन क्लासिकल है। अगर क्लासिकल है तो क्लासिकल कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हम मिक्स सेलुलरिटी में हम देख सकते हैं। अगर अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटी के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप देखे होंगे बहुत सारा, जैसे इसके पहले पढ़े हैं कि आप जैसे कि देखे थे कि एन आर्बर क्लासिफिकेशन जो हुआ, तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मेनली कीमोथेरेपी पे ये जो अर्ली स्टेजेस जो डिजीज़ है इसमें कीमोथेरेपी हम लोग दे सकते हैं। और जैसे कि इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं डॉक्सोरिबोसिन हो गया, ब्लियोमाइसिन हो गया, ठीक है, डॉक्सोरिबोसिन, ठीक है, ब्लियोमाइसिन हो गया, ब्लियोमाइसिन के बाद से विनब्लास्टिन जो हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके बाद से यह कर सकते हैं डेकार्बाजीन जो है इसमें हम लोग ट्रीटमेंट के तौर पे इसको हम यूज कर सकते हैं। और लगभग इसका 4 to 6 साइकिल्स मतलब इसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन इस दौरान हम कोई मतलब रेडियोथेरेपी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या करता है
वो अच्छी तरह से उस समय वर्क नहीं कर। लेकिन अगर किसी तरह से मान लीजिए कि अगर कोई डिजीज़ लोकलाइज्ड है, जैसे अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए कोई, जैसे हम पढ़ाए थे लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स का ऑर्गेनाइज्ड अगर है, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं रेडियोथेरेपी। लेकिन अगर अल्टरनेटिव अगर हम बात करते हैं एवीपीडी रिजाइम के बारे में, एवीपीडी रिजाइम है, अगर ये अगर वर्क नहीं करता है तो हम उसमें स्टैनफोर्ड रिजाइम इसमें यूज कर सकते हैं, स्टैनफोर्ड रिजाइम, या इसमें BEACOPP इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लियोमाइसिन हो गया, ब्लियोमाइसिन के बाद से इटोपसाइड हो गया, फिर डॉक्सिरूबिसिन हो गया, डॉक्सिरूबिसिन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, साइक्लोफॉस्फामाइड का हुआ, साइक्लोफॉस्फामाइड का इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर इसके बाद हम याद कर सकते हैं विनक्रिस्टिन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर प्रोकार्बाजीन या प्रेडनिसोलोन का इसमें यूज कर सकते हैं। और जब एडवांस, अगर किसी टाइप की एडवांस कंडीशन आ रहा है तो उसमें हम नॉर्मली 6 साइकिल यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे न्यू ड्रग्स भी इसके लिए आ गए हैं, जो अभी रिसेंट जैसे जो एग्ज़ाम आ रहा है, जैसे एम्स आया, नीट PG आया, तो इस दौरान में क्या हुआ कि ये नए नए क्वेश्चन को ये अभी फ्रेम किया जा रहा है। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि नया ड्रग्स जो है, मान लीजिए अगर रिलैप्स्ड कंडीशन है, अगर उसमें मान लीजिए कि अगर अच्छी तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो एवीपीडी रिजाइम कहे हैं, चाहे स्टैनफोर्ड 5 रिजाइम कहे हैं, अगर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो रिलैप्स्ड कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत ही। जैसे कि मान लीजिए कि एक एंटीबॉडी जो कंजुगेटेड फॉर्म में है, ब्रेनटुक्सीमैब जो है, ब्रेनटुक्सीमैब वेडोटिन जो है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब नेसेसरी है इसको याद करना आपको, क्योंकि आने वाले मतलब जो एग्ज़ाम है उसमें ये आने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि कैसे ये ब्रेनटुक्सीमैब जो वेडोटिन है वो कैसे आपको मतलब ये वर्क करता है, तो ये एंटी जो है आपको CD30 जो है एंटीबॉडी कंजुगेट निगेटिव जो होता है, एंटीबॉडी निगेटिव कंजुगेट निगेटिव, ठीक है, जिसमें कि ये आप पढ़िएगा, फार्मा में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और भी जैसे कि रिलैप्स फॉर्म के लिए बहुत सारे मतलब 2-3 दवा आप इसमें भी याद कर सकते हैं, जैसे पेम्ब्रोलीजुमैब हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें यूज़ कर सकते हैं निवोलुमैब जो है वो आपका क्या है, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा में हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि इसका जो पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस पढ़े, हॉजकिन लिम्फोमा का क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन के बाद से जो इसका हम लोग देखे हैं कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन को समझे हैं। इसके बाद जो हम लास्ट में देखें कि इसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे जैसे डॉक्सिरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन, एंटाकार्बाजिन, इसके बाद से बहुत सारा जो न्यूली ड्रग्स है जो रिलैप्स्ड फॉर्म में यूज किया गया है, जैसे कि ब्रेनटुक्सीमैब वेडोटिन जो है, एंड पेम्ब्रोलीजुमैब है, और निवोलुमैब है। ये सब जो मेडिसिन है अब इसको मतलब एम्स के लिए, चाहे आप नीट PG के लिए, अब जैसे नीट PG और ये सब का जो लेवल है FMG का भी वो भी बराबर होते जा रहा है, तो ये भी इस सब से सवाल मतलब आने का जो चांसेस है वो प्रोबेबिलिटीज़ का बढ़ता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और रिवीजन करें, जिसके कारण क्या होगा, जितनी बार अगर आप रिवीजन करेंगे उतना बार आपके ये मतलब मस्तिष्क में, चाहे जो ब्रेन में आपको सर्कुलेट होते रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर सकेंगे।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डू कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स एंड और आप जैसे कि आप अपना भी मत रख सकते हैं कि आपको कौन सा जैसे टॉपिक, जैसे कि एंटायर जो मेडिसिन है, चाहे पैथोलॉजी हो गया, चाहे एनाटॉमी हो गया, अगर कोई आपको टॉपिक अगर देखना है तो आप उस पर आप बता सकते हैं, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।